यस सर। Okay, okay. So So shall we start discussion? करिए सर आप। Okay. Hello guys. ये डबल आवाज आ रही है, मेरी आवाज मुझे आ रही है। या मेरा भी माइक ऑन है, मैं बंद करता हूँ। आप बात करते रहिए, सब मेरे को फिर समझेगा क्या आवाज है। हाँ, हेलो। देखिए कि परसों हम लोग आपसे मिले थे और हमने काफी सारी इंटरेक्शन आपके साथ किए थे, ताकि आज का इंटरेक्शन जो हमने रखे हैं, that is the mentoring purpose. That is the mentoring purpose, and to discuss the various future scopes, because you have given the examinations of the BSc final year, and you are now will be that give the other competitive examinations. तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भाई जैसी जैम है, उस दिन मैंने बोला था कि सर उस दिन ज्वाइन नहीं हुए थे, जैम एग्जाम के बारे में या अदर जो एग्जाम्स होती है, फर्दर जो आपका फ्यूचर पीजी कोर्सेज के बारे में या अदर कॉम्पिटिटिव के बारे में, वो सर जो है वो आपके साथ बातें करने वाले थे। उस दिन जो हुआ नहीं, तो आज सर आपके साथ बातें करेंगे, मैं भी उसके साथ रहूंगा और मैं भी कुछ मेरे तरफ से होता है तो मैं ये कुछ करने की कोशिश करूंगा। और जस्ट mentoring, I will ask some 2 to 3 questions regarding the mentoring. तो मुझे यही पूछना है कि जैसे अभी कोरोना पीरियड से आप गुजरे हो, हम भी गुजर रहे हैं, तो ऐसे इसमें आप में से कितने लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था वगैरह, कोई बताएंगे क्या किसको हुआ था? सर ओजस्विता, मुझे हुआ था। अच्छा, तो अभी आप कैसे हो हाल फिलहाल? सर अभी ठीक है। ओके, नो डाउट। नाउ अभी तक तो आप कॉलेज लेवल में पढ़े हो, तो अभी हमको जो भी बहुत सारी जो चीजें करना है, तो इसमें काफी चैलेंजेस है, फ्यूचर चैलेंजेस, राइट? फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स के लिए हमको काफी कम्पीट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो हमें अभी स्किल डेवलपमेंट, जो हमारा स्किल, जो हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, ये भी बातें हमारे दिमाग में रहना चाहिए। तो ये इंटरेक्शन के माध्यम से हो सकता है ना? तो ओजस्विता, आपको क्या लगता है कि हाउ यू दैट डेवलप योर स्किल? ओजस्विता सर आवाज नहीं है, आप रिपीट कर सकते हैं क्या? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अभी आवाज आ रही क्या? हेलो, सर मेरा नेटवर्क थोड़ा ठीक नहीं है। तुम्हारी आवाज आ रही है, तुम्हारी आपकी आवाज आ रही है। हेलो यमेश, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज क्लियर है। अरे तो वो अपनी ओजस्विता की तो आवाज मुझे आ रही है, अच्छे से क्लियर है उसकी आवाज, तो उसको मेरी आवाज नहीं जा रही शायद। तो ठीक है एमएस, थोड़ा सा तू उसके साथ इंटरेक्शन जो है, तो जैसा स्किल अभी डेवलप करना है, हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है। 3 Yes, साल sir. में आपने जितना भी किए है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, जो आगे के फ्यूचर चैलेंजेस आएंगे हम उसको कैसे क्या सॉल्व कर सकते हैं। सो व्हाट इज द रोल ऑफ स्किल डेवलपमेंट? So स्किल्स में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमने जो प्रैक्टिकली जो भी चीजें सीखे हैं उनमें हम और अच्छे तरीके से मास्टरी कर पाए। एंड वह कम्युनिकेशन भी बहुत मैटर करता है सर इसमें। गुड, और बोलो। और बोलो। ऑल्सो सर हमें जिस चीज के बारे में हम बोल रहे हैं उसके बारे में हमें नॉलेज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोल दे तो मतलब ऑफ द टॉपिक हो जाएगा वो सर, अगर अच्छा हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं रहा तो। अच्छा अच्छा, तो वो हमें सब ये जो है स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए है ना, ये तो इम्प्रूविंग इम्प्रूविंग ये प्रोग्राम्स हो गए,
तो इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा हमको। हमारी बॉडी लैंग्वेज हो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई हो, राइट, यस सर। और साथ साथ में ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन हो। अगर हम जितना कम्युनिकेशन करेंगे, जितना टॉपिक को डिस्कशन करेंगे हम, तो उसके लिए तो हमको मेहनत लेना पड़ेगा। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है तो हम डिस्कशन कर ही नहीं सकते, करेक्ट। तो उससे यस जो है सर। वो, हाँ, तो उससे जो हमारी बॉडी लैंग्वेज में तो चेंज आएगा, साथ में फ्लुएंसी बढ़ेगी हमारी, प्रोनाउंसिएशन में भी फ्लुएंसी आएगी। हम एक में के तरफ देख के जब बातें करते हैं, वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उसमें भी काफी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, है ना। तो अभी कल जो एक सवाल पूछे थे जैम के बारे में, जैम एग्जाम या अदर एग्जामिनेशंस, किसी को कुछ पूछना है क्या? अभी सर बात करेंगे आपके साथ। रमेश, सर मेरा जैम तो क्लियर नहीं हो पाया था। और आगे क्या करने का है वो पूछो, कुछ जरा ट्रैक पे आ जाओ थोड़ा। सर मुझे तो एमएससी इन केमिस्ट्री करना है। ठीक है, आप केमिस्ट्री करो, बायोकेमिस्ट्री करो, जो भी करो, ये जूलॉजी मैटर नहीं रखता। वी आर इंटरेक्टिंग इन जनरल, ठीक है ना। यस हम सर। जनरल, हाँ जनरल, ये सब तुम्हारे सभी फील्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। कैंपसिंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अदर कंपनीज में जाना है, या आफ्टर एमएससी आपको क्या करना है। केमिस्ट्री में एडमिशन मिलती है तो बहुत खुशी की बात है, डू एमएससी इन केमिस्ट्री। बाकी अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में भी जाने की कोशिश करो, नॉट ओनली द नागपुर यूनिवर्सिटी को छोड़ के भी, अगर उससे भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, कहीं अच्छी कॉलेज है, तो वो सर उसके बारे में बताएंगे आपको। तो पूछो थोड़ा सा, सर को सवाल करो अभी। सर अभी ऑनलाइन है, अभी है आज सर। सर कोई और यूनिवर्सिटीज के फॉर्म्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी। मीन्स अभी तो फिलहाल आए नहीं है कुछ जेएनयू एंड डीयू वगैरह के, लेकिन मैंने पुणे यूनिवर्सिटी का भरा है फॉर्म। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, अभी जैसे सर ने कहा कि ये थोड़ा सा मेंटरिंग का भी एक पोर्शन है। मेंटरिंग वाला शायद कुछ क्वेश्चंस रहेंगे सर बीच में पूछेंगे। एंड जैसे कि अभी आप लोग डायरेक्ट बीएससी हो गया, और कुछ लोगों ने डिसाइड किया होगा कि भाई उनको आगे पीजी करना है, और कुछ लोगों ने डिसाइड किया होगा कि मुझे जॉब होना है, या कुछ लोगों ने सोचा होगा कि मैं मैनेजमेंट करता हूँ और वहाँ से फिर जॉब में चला जाऊँ, या फिर कुछ लोगों ने सोचा होगा कि चलो हम कंप्यूटर से कुछ रिलेटेड कर लेंगे, वहाँ से हम जॉब पे चले जाएंगे। तो ऐसे कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम जो साइंसेज में ही आगे हायर स्टडीज करेंगे? ऐसे आप लोग में से कितने लोग हैं जो सोच रहे हैं कि हायर स्टडीज करेंगे और साइंसेज में ही करेंगे, लाइक यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिर बॉटनी, जो आपके सब्जेक्ट्स हुआ करते थे बीएससी में? कोई नहीं करना चाहता? अंकिता, बात करते समय ना वीडियो ऑन करूं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमको दिख जाता है सामने, अदरवाइज हमें ढूंढना होता है एक्चुअली। आप पूछो। हेलो अंकिता, बोलो। हाँ बोलो, वैसे ही बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लेकिन कंफ्यूजन ये है कि इसके बाद भी जो मतलब स्प्लिट हो जाता है ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तो कौन सा बेटर रहेगा या किसमें मुझे इंटरेस्ट है वो मुझे नहीं समझ रहा है। ये पहले ये तो बताओ कि तुम्हें क्या इंटरेस्ट है, तुम्हें आगे पढ़ना है, हायर स्टडीज करनी है, या फिर तुम्हें लगता है कि नहीं तुम्हें कुछ और करना है, या नौकरी चाहिए, क्या है, क्या सोच रखा है? वो तो वही मैं मतलब ये नहीं जज नहीं कर पा रही हूँ कि एग्जैक्टली क्या करना है, लेकिन फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएशन पहले करना चाहिए करके। अच्छा, तो यानी कि आपको जॉब में जाना है कि पढ़ना है, यही डिसाइड नहीं हो पा रहा आपसे?
आपको लगता है कि अभी आपको जॉब की जरूरत है घर का सिनेरियो देख के? हाँ हाँ तुरंत में चाहिए कि यू कैन अफोर्ड फॉर इन्वेस्टिंग 3-4 years? यस यू कैन मतलब इन्वेस्ट 3-4 years, रुक सकते हो? रुक भी सकती हूँ और जॉब मतलब दोनों में से कोई भी ऑप्शन कर सकती हूँ, और अगर हाँ, साथ में कर पाए तो ज्यादा ही अच्छा होगा। साथ में तो कोई चीज नहीं होती है, तो इट्स लाइक सेलिंग इन 2 boats. 2 बोट्स में चलने वाली बात है, हर एक इंसान 2 बोट पे एक साथ सेल नहीं कर सकता। बहुत कम होते हैं, बहुत सारे लोगों में से कोई 1 या 2 होता है जो ऐसे साइमल्टेनियसली कर पाता है, क्योंकि वो उसकी सिचुएशंस डिमांड करती हैं वैसी। दैट इज वेरी सिचुएशनल, वो एक कोई टैलेंट नहीं है वो। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 2 बोट्स में सेल करोगे तो आप कहीं के नहीं रह पाते हो, and there might the situation might come where you will be let drown. तुम गिर भी सकते हो, ना इधर के ना उधर के हो जाते हैं। सबसे पहली बात ये तो मैं तो हमेशा कहता हूँ, जो भी साइंसेज में है, यदि वो चाहता है एमएससी करना चाहता है, तो मैं तो कहूँगा कि वो आगे और पढ़े, लाइक वो एमफिल करे, पीएचडी करे, है ना, और आगे जाए। या फिर लगता है कि जिसको लगता है कि नहीं मुझे रिसर्च करना है, किसी किसी को रहता है कि जैसे कि मुझे, जैसे मुझे था, मुझे लगता था कि मैं सिंपल से बताता हूँ, जब मैं ट्वेल्थ के बाद जब हम मेडिसिन का एग्ज़ाम देते हैं, एंट्रेंस देते हैं, तो एंट्रेंस देने के बाद हम ट्वेल्थ के तुरंत बाद जब एंट्रेंस दिए थे, हम 3 अच्छे दोस्त थे, उसमें से एक दोस्त का मेडिकल एंट्रेंस में सीट मिल गई, हम 2 लोगों को नहीं मिला। तो हम दोनों ने ड्रॉप लिया, 1 साल ड्रॉप लिया, फिर से पढ़ा, फिर से पढ़ने के बाद, फिर से देने के बाद वो सेकेंड अटेम्प्ट पे वो जो दूसरा बंदा था उसके वही हो गया, मेरा उस समय भी नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन मैंने उस दिन ठाना था कि भाई कल चल के जब ये दोनों लोगों के नाम पुकारे जाएंगे, एक का नाम आशीष था, एक का नाम नितिन था, तो वो उनको बुलाएंगे कि डॉक्टर आशीष बोलेंगे, दूसरे को बोलेंगे डॉक्टर नितिन बोलेंगे, मुझे तो फिर मिस्टर सुरेश बोलेंगे। तो मैंने उस दिन तय किया था कि मुझे आज नहीं, कल नहीं, परसों जब भी होगा मुझे पीएचडी करनी है, ताकि मेरे नाम के सामने भी डॉक्टर लग जाए। और जब हम तीनों को एक साथ पुकारा जाए, हम तीनों के साथ में डॉक्टर ही एक टाइटल लगेगा। एक मैंने उस समय ये चीज़ ठानी थी। सो दैट्स व्हाई आई वेंट इनटू बीएससी। फिर बीएससी के बाद मैं एमएससी के लिए गया। मैं बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी केमिस्ट्री से मैंने बीएससी की। बायोकेमिस्ट्री में सीट नहीं मिली बिकॉज वी नीडेड मोर परसेंटेज फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू पीजी बायोकेमिस्ट्री। फिर जब वो नहीं मिला तो फिर जूलॉजी में एडमिशन मिला। इवन जूलॉजी में भी एडमिशन नहीं था, वेटिंग 1 पे रह गया था मैं। एंड मैं बता रहा हूँ मेरे सबसे लेट एडमिशन हुआ होगा, आज तक इतना लेट किसी का एडमिशन नहीं हुआ। 29 सितंबर, जबकि जुलाई में एडमिशन्स कंप्लीट हो जाते थे, मेरे 29 सितंबर में मुझे एडमिशन मिला था जूलॉजी में। उसके पहले जब मुझसे कहा गया था कि आप किसी न किसी दूसरे डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि वंस द एडमिशन डेट इज ओवर ऑफ द यूनिवर्सिटी यू विल नॉट बी एबल टू टेक ए फ्रेश एडमिशन इन एनी ऑफ द डिपार्टमेंट्स। तो फिर मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में एडमिशन लिया था। एंशिएंट हिस्ट्री एंड एक डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ पे, पब्लिक क्या तो भी होटल मैनेजमेंट पब्लिक समथिंग कुछ तो भी है, होटल सर क्या है वो, इंडियन हिस्ट्री एंड AIHC, आर्कियोलॉजी एंड क्या, एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट होता है हमारे यहाँ। इवन उसमें भी साइंस के स्टूडेंट्स आते हैं, और कुछ स्ट्रीम्स ऐसे भी हैं पीजी में, जैसे साइकोलॉजी में भी आप साइंस के स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं, आपको जरूरी नहीं कि आप BS साइकोलॉजी किए हों। वैसे एंशिएंट हिस्ट्री के भी जो क्लासेस हो, मतलब कोर्सेज हैं, उसमें भी आप साइंस वाले बच्चे भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आर्ट से ही या फिर हिस्ट्री पढ़े हुए या फिर कहना चाहिए कि आर्कियोलॉजी पढ़े वाले बच्चे जाएं, ज़रूरी नहीं है। तो उनकी कुछ सीट्स रहती हैं, साइंस के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी को ऐसा अभी लगता है कि नहीं, दे हैड एक इनर पैशन रहा हो कि नहीं मुझे एक्सकवेशन करना है, जाना है, या कुछ चीज़ें ढूंढनी है, पुरातत्व चीज़ों पे इंटरेस्ट है, they can shift it now, that's not a problem. And those who think that कि मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है या साइकियाट्रिस्ट को हेल्प करनी है या फिर ह्यूमन साइकोलॉजी अच्छी लगती है, तो why not go into psychology? So you can go even if you are a science student, you don't have a psychology background, but still you can go into psychology और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप। क्योंकि वैसे साइकोलॉजी में बहुत अलग अलग स्ट्रीम्स और स्पेशलाइजेशंस हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है। तो क्लिनिकल मतलब जो डॉक्टर्स यूज होते हैं, जहाँ पे मेडिकेशन होता है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज टोटली डिफरेंट, वो कुछ और चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। मास साइकोलॉजी रीड करने की आदत होती है उनको। एनीवेज,
और दूसरी बात, साइंसेस के बाद आप एक और चीज़ में जा सकते हैं, वो है आपका MCA, कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी आप लोग जा सकते हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड कि चलो IT अभी IT इंडस्ट्री बहुत अच्छा चलता है, तो क्यों ना हम उसमें ही कुछ करियर बना लें। तो इफ एट ऑल यू हैव दैट इंटरेस्ट, तो वो भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। ओनली थिंग, आपको कुछ एग्जाम्स देने होते हैं, एंट्रेंसेस देने होते हैं। और दूसरा एक और ऑप्शन है आपके पास, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, HR बनना चाहते हैं, या फिर उसी टाइप के इंडस्ट्रियल रिलेशंस IR बोलते हैं, या पब्लिक रिलेशंस वाले जॉब्स में जाना चाहते हैं, तो मैनेजमेंट MBA एक अच्छा मीन्स है। So even you can shift on to that also. If at all you are not opting for these, if you are willing to continue this higher studies in the same stream, that is sciences, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। यदि आप CBZ के हैं तो आपके पास केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी है। अब देखिए, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। केमिस्ट्री अभी आप पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री ऐसा है कि इंडस्ट्री में इसका काफ़ी एप्लीकेशन है। यूजुअली देखा ये गया है कि इनिशियल लेवल पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आफ्टर डूइंग MSc केमिस्ट्री इज ए क्वालिटी असेसमेंट, क्वालिटी एनालिस्ट, क्वालिटी चेक इंचार्ज बनते हैं। यानी कि कोई इंडस्ट्री कुछ प्रोड्यूस कर रही होगी तो उसकी क्वालिटी अप टू द मार्क है या नहीं, वो नोन प्रोटोकॉल्स रहते हैं, उसको यूज करते हुए प्रोडक्ट्स को चेक करने का एक बंदा होता है, उसको क्वालिटी चेक पर्सन कहते हैं। तो वहाँ से शुरुआत होती है यदि आपने सिंपल MSc कर लिया तो। उसके बाद बहुत सारी इंडस्ट्री में केमिस्ट्री वालों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जगह है। आप किसी बायोटेक इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं, आप किसी केमिकल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, आप किसी यानी कि जो हार्डकोर इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि ये जैसे स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं, इनको क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्रीज जो हैं, तो इनमें भी आप काम आते हैं। केमिस्ट्री वाले बंदे हर जगह काम आते हैं। इवन फूड इंडस्ट्री में केमिस्ट्री वाले यूज होते हैं। इवन जो ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप, कोल्ड ड्रिंक्स और जो बेवरेजेस हैं, बेवरेज इंडस्ट्री में है। आजकल टी इंडस्ट्री में केमिस्ट्री वाले लगते हैं एज अ टेस्टर्स जो आज की तारीख में सबसे हाईली पेड है। बहुत अपॉर्चुनिटीज है, ओनली थिंग यू नीड टू एक्सप्लोर। यदि आपके अंदर कहीं हिडन पैशन है कि मुझे ये करना था, बट समहाउ यू आर इनटू BSc, तो यू कैन स्पॉट दैट आउट, उसको आप मार्क कर सकते हैं और आप उस चीज़ों के लिए ढूंढ सकते हैं। बट लेकिन क्या है कि ये सब चीज़ें आपको सेकेंड ईयर के बाद से शुरुआत करनी थी, लेकिन नहीं किए हैं तो इट्स नेवर टू लेट। आप कभी भी इन चीज़ों पे सर्च करें, क्योंकि अभी कोरोना के होने के चलते एडमिशन प्रोसेस सब डिले हो चल रही हैं। मेरी आवाज़ शुरू है ना, क्योंकि कभी कभी बंद हो जाता है। ओके तो अब जैसे केमिस्ट्री में काफ़ी सारा स्कोप है, यू हैव अ स्कोप इन इंडस्ट्री ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम हायर एजुकेशन, स्टिल हायर एजुकेशन एंड टीचिंग और रिसर्च। टीचिंग रिसर्च के तो सभी सब्जेक्ट्स में आपका ऑप्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास इंडस्ट्री ऑपरेशन या फिर इंडस्ट्री एक्सपोजर भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। अब जूलॉजी में आप लेंगे तो आपको मैं बताऊं कि आपको इंडस्ट्री एप्लीकेशंस या फिर इंडस्ट्री ऑपरेशंस जो है या फिर इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आपको कम नजर आएंगी। जैसे कुछ ही जगह पे जहाँ पे जूलॉजी वालों को जॉब्स मिलती है अपार्ट फ्रॉम टीचिंग एंड रिसर्च, एंड दैट इज जैसे कि वाइल्ड लाइफ है ना, वाइल्ड लाइफ मिनिस्ट्री है, या फिर कहना चाहिए फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पे भी ना, जैसे यहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स चलते हैं गवर्नमेंट के, उसके अंडर में आपको काम करने को मिलता है। यू विल बी लाइक, ऑफ कोर्स यू विल बी डीलिंग विद द डाइवर्सिटी ऑफ द एनिमल्स एंड द प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, या फिर इसी चीज़ों पे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बट इन अ फॉर्म ऑफ एक जॉब के थ्रू। और वैसे आपको जैसे कि ये तो जूलॉजी वालों के लिए, बॉटनी वालों के लिए भी ऐसी है, वाइल्ड लाइफ में ऑप्शंस हैं, या फिर बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया में है, नेशनल म्यूजियम फॉर बॉटनी वाला जो है बोटानिकल साइंसेस, उसमें भी है। ऐसे हमारी भी ऐसे लाइब्रेरीज हैं, म्यूजियम हैं, जहाँ पे जैसे कि अभी एक एग्रीकल्चर सेक्शन में भी बॉटनी वालों को स्कोप मिलता है। बॉटनी वालों को थोड़ा सा स्कोप मिल जाता है एग्रीकल्चर सेक्शन में, क्योंकि उसमें भी काफ़ी रिसर्च होता है और काफ़ी सारा एग्रीकल्चर टोटली एक डिफरेंट स्ट्रीम है अपार्ट फ्रॉम बॉटनी, अपार्ट फ्रॉम साइंसेस। हम उनको वैसे भी प्रोफेशनल कोर्सेज में काउंट करते हैं। तो बॉटनी वालों को एक और एक्स्ट्रा स्कोप मिलता है
जाने के लिए, अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, रिसर्च एंड रेगुलर सर्वे वाले जो है, सर्वे मिनिस्ट्री जो आई मीन गवर्नमेंट के जो सर्वेज हैं, या है ना, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जैसे जूलॉजी में भी हो सकता है। जूलॉजी में लिख दिया कि फिशरीज वाले में इवन बॉटनी वाले भी उसमें जाते हैं, कुछ कुछ एरियाज में इनलैंड फिशरीज है तो उसमें कभी कभी बॉटनी वाले लगते हैं, क्योंकि वो प्लांटेशन वॉन्टेशन के बारे में उनको जानकारी चाहिए रहती है। बट एट अ वेरी तो कहना कि उनकी जो अपॉर्चुनिटीज बहुत कम रहती है। तो ये तो ऑप्शंस आपके हो गए आफ्टर डूइंग योर पीजी। अब मैं ये कहूँगा, यदि आप पीजी करते हैं तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड एंड सजेस्ट एंड एडवाइस दैट आपने एक तो आपने रिसर्च जरूर करना चाहिए यदि आप पीजी करते हैं। सिंपली पीजी करने के बाद, जैसे अभी कुछ लोग हैं, कुछ लोग ये भी सोचा होगा कि इन सब के अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन बचता है, वो सिविल्स का, यानी कि पब्लिक सर्विसेज का। स्टेट का भी है, सेंटर का भी है। सेंटर का यूपीएससी कहते हैं, स्टेट के लिए हम पीएससी कहते हैं, महाराष्ट्र के लिए एमपीएससी है, ऐसे अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग। तो इसके बेसिस पे भी आप अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन होती है, लेकिन लोग यूजुअली आफ्टर ग्रेजुएशन इन साइंसेज दे ऑप्ट फॉर द आर्ट सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करते हैं और उसको सिविल्स क्लियर करते हैं। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू क्लियर द सिविल्स या सर्विसेज with the help of science as optional subjects. तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है because sciences become very vast and it becomes very difficult to clear those examinations. Anyways, तो वो भी एक ऑप्शन आप लोग के पास है apart from your subject. तो इतना तो आप जान चुके हैं। अब ये अब ऐसा है कि इसके अलावा भी मैं यही कह रहा था कि यदि आप लोग पीजी करते हैं तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू जस्ट गो फॉर एमफिल और पीएचडी, क्योंकि यदि आपको आगे रिसर्च में इंटरेस्ट है तो ही आप जाइए, नहीं तो फिर जबरदस्ती किसी की पीजी की सीट खराब मत करिए। क्योंकि जो रियली इंटरेस्टेड रहता है, आपके परसेंटेज अच्छे हैं लेकिन यू डोंट वांट टू परस्यू योर साइंसेज इन फ्यूचर, लाइक मतलब आप अपने साइंस वाले इंस्टिंक्ट्स को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, देयर इज नो यूज जस्ट वेस्टिंग वन सीट, क्योंकि पीजी में सीट्स कम होती हैं, ग्रेजुएट में सीट्स बहुत होती हैं। बट स्टिल मैं कहूँगा कि आजकल पीजी की सीट्स भी काफ़ी बढ़ गई हैं, बिकॉज बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने पीजी कोर्सेज शुरू कर दिए हैं। बहुत से डिफरेंट टाइप के कोर्सेज भी हैं। अब एक और नई चीज़ आई है, वो है इंटीग्रेटेड कोर्सेज, जिसमें आपको एमएससी प्लस पीएचडी साथ में मिलती हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं आपके पास। गेट के तहत, गेट एक एग्जामिनेशन है, उसके तहत आपके एनआईटीज़ हैं। एनआईटीज़ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे बायोलॉजिकल साइंसेज कुछ जगह पे है, तो वो भी एक आपको ऑप्शन मिलता है। या फिर आप कहिए कि जैसे जैम करते हैं, जैम में बायोटेक्नोलॉजी के लिए, लाइफ साइंसेज के रिसर्च के पोजीशंस के लिए, या फिर आपकी जो जेआरएफ है, नेट जो देते हैं हम, नेट के जेआरएफ में करेंगे तो आप किसी इंस्टीट्यूट में, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप आज़ाद। बट दीज ऑल कम अप व्हेन यू आर अ पीजी स्टूडेंट। तभी आप यूजी हो तो आपको इन सब की जरूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल यू यू शुड कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज जैसे ही पीजी में जाएंगे आपको सिर्फ 2 ही साल मिलते हैं एंड यू हैव टू डिसाइड, should I go further in research or should I go for lectureship or should I search for some industry where I can be like taken up. तो ये सब चीज़ें आपको पहले से डिसाइड करनी है। एंड आज नहीं कल नहीं, क्योंकि अभी कोरोना के चलते हर चीज़ डिले चल रही है, तो अपॉर्चुनिटीज़ अभी हाथ से गई नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने खुद के एग्जामिनेशन लेती हैं और पीजी में एडमिशन देती हैं। मैं तो आप लोग सभी को चाहूँगा, जितने भी थोड़ा बहुत पढ़ने की इच्छा रखते हैं, जैसे यामेश ने कहा था कि मुझे केमिस्ट्री करना है, तो गुड, अच्छा है। और केमिस्ट्री करते करते कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढो कि जो थोड़ा सा, जहाँ कंपटीशन कम हो। सब एक जब भेड़ चाल में नहीं जाना, सब एक ही तरफ दौड़ते हैं कि भैया मैं भी एक कोको कोला वाली इंडस्ट्री में क्वालिटी चेक के लिए लग जाता हूँ आफ्टर डूइंग एमएससी, बिकॉज मेरी घर की परिस्थिति ऐसी हो गई, मुझे नौकरी चाहिए। यदि ऐसे if you can invest time and money for some more time, some more years, then I would definitely suggest you go through MPhil and PhD. मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक पहचान का है, मेरे से काफ़ी जूनियर है, लेकिन वो MSc किया उसने केमिस्ट्री में, या उसका भी शायद CBZ था। देन वो PG में वो केमिस्ट्री में MSc किया, SFS का स्टूडेंट कॉलेज में था मेरा। देन वो वही लड़का था, तो बोले मैं क्या कर लूँ, मैं कमा लेता हूँ, मैं डैड से पैसा मांगना अच्छा लगता है, ये वो करते करते he had
नौकरी चाहिए। तो वो मेरी वाइफ उस समय नीरी में थी, तो वो उनको पकड़ा, बोला कि मेरे को यहाँ पे एक आध प्रोजेक्ट में दिलवा दीजिए। तो ही हैड बीन इनटू नीरी में क्या था कि आपको मंथली मेंटेनेंस के पैसे मिलने लगते हैं। तो वो प्रोजेक्ट असिस्टेंट बन के नीरी में चला गया एंड ही स्टार्टेड वर्किंग, ही स्टार्टेड अर्निंग सम मनी सो दैट ही वांटेड टू बी थोड़ा सा अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन से हटाना चाहता था somehow. देन वहाँ रहते हुए जब वो प्रोजेक्ट में काम करने लगा, देन ही हैज गॉट एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रिसर्च, क्योंकि प्रोजेक्ट्स वहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड रहते हैं। वो इक्विपमेंट्स उसने वहाँ देखे, वो इंस्ट्रूमेंटेशन वहाँ उसने देखा, उनको हैंडल किया, वाटर असेसमेंट करता था, एयर असेसमेंट करता था। तो देन ही हैड उसका एक रिसर्च इंक्लिनेशन बढ़ गया। हालांकि था, ही वाज एन इंटेलिजेंट गाय, अच्छा पढ़ता था, हमेशा से एकेडमिक्स उसका अच्छे ही रहे। तो वो लाइक दैट वो चला गया था। अब वो बोला कि नाउ आई वुड लाइक टू डू पीएचडी। देन उसने पीएचडी की। देन जैसे पीएचडी खत्म हुई तो लाइक सेम वो क्या नाम है, जॉबलेस ही रहते हैं यूजुअली, और वो टीचिंग में आना पड़ता। टीचिंग उसने कभी की नहीं थी, ऐसे ही कभी होम ट्यूशंस लिए थे कभी अपने मेंटेनेंस के लिए। देन वो पीएचडी करने लगा, खत्म हो गई, जॉब मिलने नहीं लगा। तो तब इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे आसपास बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए थे एक समय था, आप लोग को मालूम नहीं, आप लोग बहुत छोटे रहोगे। तो एक ऐसा समय था नागपुर में, जो नागपुर के आसपास ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेज एक साथ खुल गए थे। तो उसमें उसको एक पुराने इंस्टीट्यूट में उसको एक ऑप्शन मिल गया कि उसे केमिस्ट्री पढ़ानी है बीटेक वालों के बच्चों को। तो जाने लगा। तो वो इंजीनियरिंग वालों में परमानेंट होना या फिर जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो वो क्योंकि ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का नहीं है, तो बेसिक साइंसेस से केमिस्ट्री का कुछ 2-4 यूनिट रहते जो पढ़ाया करता था। तो ही वाज ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, वहाँ कुछ समय रहा। एंड देन ही वाज गेटिंग लेट, वो शादी भी करनी थी उसने, शादी भी कर ली। सोचा कि वहाँ पे परमानेंट हो जाएगा स्लो एंड स्टडी में, सूनर और लेटर he would get permanent over there in that particular engineering college he thought, but he wasn't. लेकिन उसका जो इंस्टिंक्ट का जो रिसर्च इंस्टिंक्ट जो चला गया था उसको नीरी के होते हुए, फिर उसने जो पीएचडी की एंड पीएचडी करते समय वो नीरी में काम कर ही रहा था। तो उसे एक छोटी सी फेलोशिप मिली थी जहाँ से he could go to यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम लंदन में जाना मिल गया एक 5 months के एक्सचेंज प्रोग्राम में। तो वहाँ जाने के बाद उसका जो रिसर्च का जो डिजायर जो था ना, वो बहुत ज्यादा हो गया। अब मुझे रिसर्च में ही रहना है, अब जॉब मुझे वैसे ही ढूंढनी पड़ेगी। केमिस्ट्री पीपल हैव अपॉर्चुनिटीज, उनके पास चांसेस रहते हैं, दे कैन बी इनटू सम इंडस्ट्री एंड डूइंग रिसर्च। देन वो, लेकिन ही वाजंट सैटिस्फाइड देयर। वो जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा था, उसका रिसर्च की वो चीजें भी चली जा रही थी, छूट रही थी हाथ से, क्योंकि जितना समय होता जाएगा ना आपके ना, वो पैशन थोड़ा ढीला होने लगता है somehow। फिर उसने मुझसे मिलता था तो मुझसे कहता था सर मैं क्या करूं, मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, एक तो मैंने शादी भी कर ली। मैंने बोला पीडीएफ क्यों नहीं अप्लाई करते, तुमने पीएचडी किए, तुमने 5 साल का एक प्रोग्राम यूके से करके आए हो, तुम्हारा पोर्टफोलियो वैसे अच्छा हो गया, तुम्हारा बायोडाटा अच्छा हो चुका है, तो व्हाई डोंट यू अप्लाई किया सर, 10-15 जगह अप्लाई किया, सब जगह रिजेक्शन आया। मैंने भरते जाओ, करते जाओ। तो ना वो रोज जैसे कुछ दिनों बाद मिलता तो मुझे बोलता था कि सर मैंने आज 25 एप्लीकेशंस डाली हैं, आज मेरा 30वां एप्लीकेशन गया, आज मेरा 35वां एप्लीकेशन गया, सब बाहर एब्रॉड में डालता। स्लोली 46 एप्लीकेशन होंगे उसकी। उस दिन उसने 3 एप्लीकेशन साथ में डाले थे, 46, 47, 48 ऐसा कुछ, तो भी 3 एप्लीकेशन साथ में डाले थे। 46 एप्लीकेशन उसको रेस्पॉन्ड की। दैट वाज फ्रॉम सेंगुआ यूनिवर्सिटी, एक चाइना की थी, वो वर्ल्ड रैंकिंग में 25th रैंक पे आती है। तो वहाँ से कॉल आया एंड द पर्सन जिन्होंने इसको कॉल किया, उसके जब प्रोफाइल देखा तो पता चला कि उनके नेचर में पब्लिकेशंस, मैं पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, मैंने क्लास में बताया होगा नेचर जर्नल के बारे में, याद है कुछ किसी को? Yes, sir. हाँ, तो उसमें पब्लिकेशन थी, मतलब दैट मींस ही वाज गेटिंग अ गुड लैब टू वर्क विद। सो वो चला बोला कि मैं जाऊँ चाइना, बोलते हैं लोग कि अच्छा नहीं है। मैंने बोला उसके पेपर नेचर में है, इसका मतलब बंदा काम का है, जस्ट गो। फिर मैंने एक चीज रिक्वेस्ट की थी उसको कि फेलोशिप 2 साल की है, 2 साल तक फेलोशिप छोड़ना नहीं, क्योंकि हम इंडियंस की बहुत गंदी आदत है हमारी कि हम प्रोजेक्ट में घुस जाते हैं, 1 साल के अंदर छोड़ देते हैं, तो हमारा रेपुटेशन उस लैब में, उस इंस्टीट्यूशन में खराब हो जाता है
कि ये बंदा आया था प्रोजेक्ट में 2 साल के लिए, 1 साल बाद छोड़ के चला गया। मैंने उसको ऐसे कहा था कि नेवर एवर, क्योंकि तुम जब छोड़ के आते हो ना तो तुम्हारे बाद कोई जब अप्लाई करता है, जो अगली जनरेशन जो अप्लाई करती रहती है उनको फिर कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि ये तो इंडिया से ही आ रहा है, ये नागपुर से ही आ रहा है, ये वही बंदा था जो आके यहाँ पे 6 महीने बाद चला गया था। इसे बोला नहीं सर नहीं करूँगा। फिर उसमें उसी बीच में उसका बच्चा भी हो गया एंड ही वेंट फॉर द पीडीएफ एक्सेप्ट कर लिया। पीडीएफ में अच्छे खासे पैसे मिलते हैं क्योंकि वो दूसरी करेंसी में मिलता है, हमें पैसे हमारे लिए इंडियन रुपीज में ज़्यादा ही होता है। तो वो चला गया, 8 महीने बीत गए, अच्छा करने लगा, उसका एक नेचर में पब्लिकेशन चला भी गया, मतलब इट वाज इनटू द प्रोसेस, इन द पाइपलाइन कि नेचर में पब्लिकेशन हो जाएगा। वो जाने के बाद क्या हुआ, उसने फैमिली को भी बुला ली वहाँ पे। नाउ अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको वो करने लगे। नाउ ही वाज सो कंपेल्ड दैट ही शुड गेट अ जॉब। तो आई सेड ओके, जैसे सेकंड ईयर में आ जाओगे तुम अपने पीडीएफ के, तो सेकंड ईयर में ढूंढना शुरू कर दो, तुम्हारा एक्सपीरियंस विल डेफिनेटली फेच यू अ गुड जॉब। उसको 9वें महीने में जैसे अप्लाई करना शुरू कर दिया, 9th मंथ में ही उसको एक अमेरिकन कंपनी ने उसको ऑफर दिया जो इंडिया में थी, दिल्ली में। तो ऑफर दिया तो अब उसने सोचा दिल्ली में जॉब भी मिल रहा है, एक अच्छी कंपनी भी है, ह्यूमिडिफायर्स बनाती है। ह्यूमिडिफायर्स, अब सोचो ह्यूमिडिफायर्स मतलब ह्यूमिडिफायर जो एसी से रिलेटेड है, वो वहाँ पे केमिस्ट्री वाले का क्या काम है? काम है, क्योंकि ह्यूमिडिफायर्स में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना होता है। एब्जॉर्ब करने के लिए हमको मटेरियल यूज करना पड़ता है। वो मटेरियल मतलब केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं, अलग अलग टाइप के मटेरियल बनाओ जो कि वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब कर ले। तो उसको R&D सेक्शन में वहाँ पे जॉब मिल गई, थोड़ा नीचे लेवल पे चला गया। he left the PDF in between. After 12 months he left his PDF. It was bad on his part, but he wanted a job at that time. I don't know, circumstances होते हैं ऐसे। Then he was there for 4 to 7 years in that company. It was very slow growth, but he was very sincere. Company अपने जापान एसोसिएशन के साथ में कोलैबोरेशन में कुछ और मटेरियल इम्प्रूवमेंट या प्रोडक्शन के लिए उसको बुलाई, तो he was selected from the company. He was sent to Japan for developing that material. And Japanese were इनके कोलैबोरेशन में बहुत दिनों से चल रहा था, वो साल भर से काम चल रहा था, एक नया मटेरियल देंगे, बट वो प्रोपोर्शन जम नहीं रहा था। he stayed for 2 months. वो 2 महीने में उसके दिमाग में एक कॉम्बिनेशन आया, वो कॉम्बिनेशन वो सक्सेसफुल। जापानीज भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं उसको। देन ही केम बैक, लेकिन मे बी समहाउ, मैं ये बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि इसके बाद देखिए 4 साल 5 साल उस कंपनी में रहा, बट लेटर उसे अब नया जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही। अभी उसे लिंक्डइन मालूम है आप लोगों को? लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपनी वाले भी अपने आप को रजिस्टर करते हैं, और जो जॉब रहते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, जॉब एस्पायरेंट रहते हैं, वो भी अपने आप को रजिस्टर करते हैं। दैट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म लिंक्डइन जो है। लिंक्डइन से उसको एक दूसरी कंपनी ने, पुणे की कंपनी ने उसको कॉल किया, कांटेक्ट किया, इसने बोला मैं नहीं छोड़ूंगा। देन दे ऑफर्ड हिम जस्ट डबल पैकेज, डबल कर दिया उसका, बिकॉज एब्जॉर्बेंट्स पे जब उन्होंने सर्च किया लिंक्डइन पे या फिर बाहर, इसके पब्लिकेशंस दिखते थे, इसका काम नजर आता था। नाउ जैसे बोलते हैं ना कि हमसे बहुत छोटा है, लेकिन हम सबसे ना वो कम समय में बहुत आगे चला गया है, in terms of money of course and in terms of position also. Now he is the head of that whole company in the R&D section at the age of 38. तो कहने का मतलब ये, मतलब कंपनी के हेड ऑफ बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं ना, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं, उसमें चला गया हो क्योंकि R&D का हेड हो गया हो। तो कहने का मतलब ये है कि रिसर्च में भी अच्छे ऑप्शंस हैं। आप ये मत सोचो कि मैं MSc और PhD कर लेता हूँ तो कुछ ऑप्शन नहीं है, सिर्फ टीचरशिप करना है और कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है। और ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अकेला ऐसा नहीं है, ऐसे आई कैन गिव यू n नंबर ऑफ एग्जांपल्स। ये 1 in million वाले हिसाब नहीं है, ये 1 in 100 से thousands है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक लाखों में से एक, ऐसा नहीं है बंदा, नॉर्मल सा एक नॉर्मल, जैसे कि आप में से मैं बहुत से लोग जानता हूँ जो अबव एवरेज बच्चे हो आप लोग, लेकिन एक कंसिस्टेंसी चाहिए, एक हार्डवर्क चाहिए। बस वही कंसिस्टेंसी, वो एक हार्डवर्क आप लोगों ने दिखा दी। एक 2 3 4 साल की बात है। यदि PhD करते हो तो आप समझ लीजिए अगले 5-6 साल का इन्वेस्टमेंट चाहिए, और ऑफ कोर्स पैसा भी तो खर्च होगा। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा नहीं खर्च होता, लेकिन जो भी नॉमिनल खर्च होता है। सो जस्ट प्लान इट आउट कि करना क्या है मुझे, या फिर PG करते करते प्लान आउट करिए उसको, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है।
यदि कोई सीरियसली सब यामेश कह रहा था कि मैं केमिस्ट्री करूंगा, तो आई से डेफिनेटली डू इट, एंड इफ यू गेट अ चांस डू योर डिग्री आल्सो, सॉरी डॉक्टरेट आल्सो, सो दैट जब तुम जाओगे ना, तो आफ्टर डॉक्टरेट जब जाते हो ना, तो यू विल बी लाइक यू नो, इसमें भी तुम्हें अच्छा खासा बेनिफिट होता है, एक पोजीशन मिलती है, इज्जत मिलता है, और ये भी मिलता है। और जो R&D में है, जो डॉक्टरेट वाले जो R&D सेक्शन में है, जो TR जिनके पास है, उनका करियर प्रोग्रेशन बहुत अच्छा होता है, और वहाँ कंपटीशन कम है, उस लेवल तक लोग जाते नहीं है, एंड केमिस्ट्री में करके जाने के लिए बहुत अच्छा है। अब वैसे अभी बायोटेक में बहुत सारा स्कोप है, ढेर बायोटेक कंपनीज हैं, इंडियन भी हैं और कोलैबोरेशन वाली भी हैं, या फिर किसी फॉरेन कंपनीज भी अपने इंडिया में। तो यहाँ भी बायोटेक वालों को, इसलिए इंजीनियरिंग वाला आजकल बायोटेक शुरू कर चुके हैं। आप लोग देखो बहुत सारे कॉलेजेस में बायोटेक कोर्सेज हैं। तो जस्ट थिंक ओवर इट, एग्जाम्स तो आप लोग खुद ही ढूंढ लोगे, जैम है, गेट है, आइसर है, नाइसर है ना, एक नाइपर करके भी है, NIPER करके, फार्मास्यूटिकल साइंसेस के लिए। तो काफी सारे सबके अपने अपने एंट्रेंसेस हैं। IISc बैंगलोर है, बैंगलोर में ढेर सारी कंपनी है। एक हमारे, यदि आप लोग याद होगा तो लास्ट ईयर हमने एक वो ऑर्गेनाइज किया था बच्चों के लिए, आप लोग थे शायद ना, इनके लिए सर ने को ऑर्गेनाइज किया था, वो करियर के बारे में काफी सारे लोग बाहर से बुलाए थे, फाले सर भी थे हमारे यहाँ के, और एक करियर गाइडेंस, हाँ करियर गाइडेंस के चलते स्टूडेंट वेबिनार किया था, है ना। तो उसमें एक बर्वे सर थे, वो बर्वे सर क्या है, मैं उनका भी एग्जाम्पल, वो मेरे से सीनियर है, 2-3 साल सीनियर है, लेकिन उन्होंने कैसे कि उन्होंने भी बॉटनी में PhD किया, उन्होंने यहाँ CBZ पढ़ा था उन्होंने सिंधु महाविद्यालय से, फिर बॉटनी से उन्होंने MSc किया, वहीं से PhD किया, फिर वहीं पे वो एक नाबार्ड का एक प्रोजेक्ट था उसमें काम करे, फिर धारा करके एक कंपनी है जो नाबार्ड को ओन करती है, तो उसमें काम किए। फिर यहाँ पे नागपुर में एक आपने सुना होगा अंकुर सीड्स करके कंपनी है, जो सीड्स की बहुत बड़ी नामी और पुरानी कंपनी है नागपुर की, उसमें थोड़ा दिन काम किए। फिर बाद में पुणे चले गए, प्राज सीड्स करके कंपनी थी, उसमें काम किए। अभी नाउ ही इज हेड R&D बैंगलोर में, वो जो कंपनी है मैथ्यूज एंड मैथ्यूज कुछ तो भी कंपनी है, वो इंटरनेशनल कंपनी है। तो उन्होंने भी उस दिन आप लोग को बताया था, बहुत सारी चीजें हैं जो हम सोच नहीं सकते, ऐसे फील्ड्स पड़े हुए हैं, और खासकर हम लाइसेंसेस वालों की बहुत रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, लेकिन हम जिस नागपुर में थोड़ा एक्सपोजर नहीं है, हम जानते नहीं उसके बारे में। वो बताते हैं फ्लोरल एक्सट्रैक्ट्स निकालते हैं, उसको ड्राई फॉर्मेट में वो बेचते हैं रॉ, और ये सब कंपनीज यूज करती हैं, बोलते हैं मैगी वैगी नेस्ले वेस्ले सब यूज करते हैं। तो इन सब की फार्मिंग होती है, फार्मिंग करने के लिए फिर वो हर जगह लैंड, तो उनके बाहर की कंट्रीज में भी इनके फार्म्स हैं, तो वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, देन प्रोसेस करते हैं, एंड पैकेजिंग करके बेचते हैं। तो लेकिन वहाँ पे हार्डकोर एक बॉटनिस्ट चाहिए, या फिर किसी जगह पे कहीं पे जगह हार्डकोर एक एग्रीकल्चर बेस्ड आदमी चाहिए। ये तो बॉटनी वाले हैं, बट ही इज PhD, दैट्स व्हाई ही हैज बीन वैल्यूड। यदि आप सिर्फ MSc कर लिए होते तो आप फिर वही रहते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बायोटेक करने के बाद आप, मैंने हमेशा कहा है लोगों को, आप कोई भी बड़े इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया में, उसके जो हेड रहते हैं ना, हेड इंस्टीट्यूशन डायरेक्टर, उसको निकाल के देखिए, उनका पोर्टफोलियो रहता है, प्रोफाइल रहती है, प्रोफाइल पढ़िए, तो आपको कभी नहीं मिलेगा कि वो BSc बायोटेक MSc बायोटेक वाला बंदा हो। वो आपको ऐसे ही मिलेगा, MSc जूलॉजी PhD, या MSc बायोकेमिस्ट्री PhD, या MSc बॉटनी PhD, या केमिस्ट्री PhD। आपको ऐसे बायोटेक वाले बहुत कम मिलेंगे। अब आ रहे हैं, बट स्टिल आप देखोगे जो आप बायोटेक में PhD कर रहे हैं, वो बेसिकली आपको मिलेंगे जू बॉटनी वाले, बायोकेमिस्ट्री वाले, क्योंकि बायोटेक वालों को लगता है कि बस हमने बहुत बड़ा सीख लिया है तो तुरंत जॉब मिल जाना चाहिए। जॉब मिलता है, क्लिनिकल रिसर्च में जॉब है। अभी क्लिनिकल रिसर्च इतना काम किया है, अभी कोरोना के वैक्सीन प्रोडक्शन के टाइम पे सबसे ज्यादा काम किया उसने, बट दे वर लैकिंग पीपल। क्लिनिकल रिसर्च के काम करने की टीम चाहिए रहती है बहुत बड़ी, उसमें क्लिनिकल रिसर्च मतलब क्लिनिकल नॉर्म्स को समझने वाले बच्चे चाहिए, या फिर इनिशियल लेवल पे वर्कर्स चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, बहुत सारी चीजें रहती है, लेकिन वी वर लैकिंग। इसलिए तो हमारे यहाँ कहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे, सब ट्रायल्स वहीं पे हो रहे थे, बट लेकिन हमारे लाइव ट्रायल्स भी होने लगे थे, जहाँ हमने दवाई देना चालू की, जैसे आपने सुना रेमडेसिविर की बात सुनी, या फेविफ्लू के बारे में बात सुना, या कोई दूसरे और वैक्सीन के बारे में बात कर रहे थे,
हमारा कोवैक्सीन के बारे में, कोविशील्ड के बारे में। अभी ये जहाँ जहाँ यूज हो रहा है उसको एज अ ट्रायल जैसे उसके ऑब्जर्वेशंस को हम रख रहे हैं। एनीवेज, तो ये बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं आप लोग के पास, तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं अंडर द स्काई। बस यू नीड टू एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट, योर ओन पैशन, एंड उसको ट्रिगर करो, उसको टच करो, ऑब्वियसली आपको ऑप्शंस मिलते चले जाएंगे। किसी को कुछ पूछना है इस सिलसिले में तो पूछ सकते हैं, इस बारे में कोई डाउट आता है। और अंकिता, जल्दी फास्ट डिसाइड करो क्या करना है। If somebody says, you know, मैं बताता हूँ, एक कहावत है, यदि आप सवेरे सवेरे उठे हो और जैसे ना एक वो कहावत ऐसी है कि उसका मीनिंग बता रहा हूँ मैं आपको। सवेरे उठे हो आप और आपने ब्रश नहीं किया और किसी बाजू वाली मौसी ने या काकू ने आपको बोला ये आलू पोहे बन ले, खाती क्या या खाता क्या, तो आप बोलोगे अरे मैंने ब्रश नहीं किया, मैं ब्रश करके आता हूँ। तो ये कहने का मतलब ये कि वो अपॉर्चुनिटी थी आपको आलू पोहे खाने की, आपने खो दिया। व्हाई? बिकॉज आपने ब्रश नहीं किया था, यानी कि आप तैयार नहीं थे। आप अपने आप को तैयार रखिए तो कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी देके जाता है। आप सवेरे उठ के ब्रश कर, सबसे पहले ब्रश करके तैयार रहते हैं, तो किसी ने भी आपको बुलाया, ऑफर किया, तो आप खा तो सकते थे कम से कम। अभी क्या बोलोगे, अरे मैंने ब्रश नहीं किया, मैं भी नहीं खा सकता। यू लूज द अपॉर्चुनिटीज इफ यू आर नॉट रेडी। तो आपको रेडी होना बहुत जरूरी है। तो नेवर से कि मैंने सोचा नहीं है, अभी उठी हूँ, अभी ब्रश करना बाकी है, ये नहीं। उठे, ब्रश कर लिए, यू गेट रेडी। ऑप्शंस ऐसे ही आते हैं, अपॉर्चुनिटीज ऐसी नॉक करती हैं। ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई मतलब फेक बात नहीं है, या व्हाट्सएप का सेपरेट मैसेज नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नॉक वंस योर डोर, बार बार नहीं करती। ये सही बात है, ये होती है ऐसे। जैसे कि अभी मैंने वो जो केमिस्ट्री वाले बंदे की बात की, लिंक्डइन के थ्रू, ही नेवर अप्लाइड, लिंक्डइन के थ्रू दूसरी कंपनी ने उसको स्पॉट किया एंड दे शॉर्टलिस्टेड कि इसमें और कौन कौन काम करते हैं। दे कुड फाइंड ओनली 2 गाइस इन इंडिया, उसमें से एक इसका नाम था। सोचिए, इतने पीएचडी होते हैं लेकिन इंडस्ट्री में पीएचडी वाले लोग है ही नहीं, और इस पे काम करने वाले उसको सिर्फ 2 ही लोग मिले पूरे इंडिया में। उसमें से एक सीनियर बंदा था जो ही वाज अबाउट टू रिटायर, मतलब 58-59 का था। तो कंपनी ने सोचा कि मैं 50 साल वाले 59 वाले को लूंगा तो 2 साल बाद रिटायर हो जाएगा वो, उसका एक्सपीरियंस भले ज्यादा होगा लेकिन वो मेरे लिए प्रोडक्टिव सिर्फ 2 साल के लिए रहेगा। बट दिस गाय हु इज 38, इसके पास अभी तो मेरे पास मतलब ना 20-22 साल है, इसको मैं रखूंगा तो, एंड ऑफ कोर्स इसके पास भी अभी थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, बट लाइक ही विल बी प्रोडक्टिव फॉर अनदर 20 इयर्स विद अस। तो उन्होंने उसको छोड़ के इसको चूज किया। दैट टू ये बोल, ये अपॉर्चुनिटी ऐसी आई थी, एंड दिस ऑल टुक प्लेस विद इन 1 वीक। एक वीक में ही सब कुछ चेंज हो गया उसके लिए। तो अपॉर्चुनिटीज ऐसी ही आती हैं, बट यू नीड टू बी गेट प्रिपेयर्ड या बी रेडी, है ना, गेट सेट करना होता है। फिर बाद में जैसे ही अपॉर्चुनिटी आई तो आपको चांसेस मिलते हैं। बट हर चीज के पीछे एक चीज जरूर बोलूंगा, वो है पेशेंस। पेशेंस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, और हम जो कार्य कर रहे हैं उसके पीछे थोड़ी सी कंसिस्टेंसी चाहिए। जो ये सब वर्ड्स आप सुने होंगे, कोई मैं कोई नई चीजें नहीं बता रहा हूँ। कंसिस्टेंसी चाहिए, परसिवरेंस चाहिए, और एक पेशेंस चाहिए। बस इतना रहा तब कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एंड जो भी मैं बोलता हूँ, जो भी पीएचडी करना चाहता है, एमएससी करने के बाद नेट की जरूर प्रिपरेशन करें। फर्स्ट ईयर ऑफ एमएससी के बाद से शुरू कर दें। अभी तो फर्स्ट ईयर में रहते हुए भी आप नेट अपीयर कर सकते हो। पहले हमको फाइनल ईयर में जाना पड़ता, तभी मिलता था चांस। तो प्लान आउट करिए जब तक, जैसे कि ना सिविल्स वाले, हर सिविल्स वाले का एक जरूर कहना रहता है। सिविल्स की टॉपिक्स कुछ 48-50 टॉपिक्स लिखे रहते हैं, ये आपके सिलेबस में है। लोग एक टॉपिक उठाए तो पढ़ते रहे तो खत्म ही नहीं होता टॉपिक, इतना कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन पढ़ते जाएंगे, आपने मान लीजिए बहुत सारा पढ़ लिया, बहुत सारा समय भी दिया, बहुत सारा पढ़ भी लिया, लेकिन सीधी सी बात है वहां गए तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए। व्हाट्स द रीजन? बिकॉज यू लैक द स्ट्रैटेजी, योर प्लानिंग। आपकी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट द
यू नो लॉरल्स जल्दी हाथ में नहीं आते, बिकॉज कंपटीशन भी है ना, यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर बेटर। तो बेटर प्रूव करने के लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी पड़ती है, कुछ प्लान और करना पड़ता है, राइट? चलिए किसी कुछ पूछना है पूछिए। सब सो गए? किसी को कुछ पूछना है क्या? पूछो। किसी की आवाज नहीं है। अंकिता? यस सर। अभी कुछ डिसाइड करोगे? अभी यस सर। जल्दी डिसाइड करना। और पीजी करना है तो स्टार्ट कहीं अप्लाई किया है? ये सर कुछ कॉलेजेस में अभी फॉर्म्स आए हैं, वो फिल कर रही हूँ। और अभी एक एग्जाम है गैट बी, उसके लिए भी फॉर्म्स आए हैं शायद, तो वो फिल करने का है, भी करूंगी। अच्छा, हमारे यहाँ से लास्ट ईयर एक बच्चा गया है गैट बी में गया सर, वो बायोटेक में लड़का। बायोटेक क्या नाम लड़का सर उसका? गया हुआ है। हाँ, जो मिलने छोड़ दूंगा बोल रहा था। सीनियर एक है आप लोग के पिछले बैच का लड़का है वो, मतलब आपका सीनियर ही है। He was a shy type of guy, shy guy type. I'm not getting his name. तो वो उसने बी क्रॉस क्लियर किया था, उसका एडमिशन मदुरई कामराज में हुआ भी था। और ये अंकिता, तुम कैटेगरी में आते हो? ये सर शेड्यूल्ड कास्ट। तो फिर वो आईसर क्यों नहीं ट्राई करते? तो मैं इतना मतलब इतनी अच्छी नहीं हूँ फिलहाल पढ़ाई में। वो तुम कौन होते हो बताने वाले अच्छी हो कि नहीं? वो तो तुम्हारा सिलेक्शन बताएगा। सिलेक्शन नहीं हुआ तो अच्छे नहीं है, सिलेक्शन हुआ तो अच्छे हैं। लाइक हाउ कैन यू जज योरसेल्फ? तुम अपने आप को कैसे जज कर सकते हो? जजिंग तो हम ही करते हैं ना, वैसे दुनिया की रीत है, जज दूसरे ही करते हैं। आप अच्छे हो बुरे हो वो अगला ही जज करता है। नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ कि भैया मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ पढ़ने में, ऐसा नहीं। आप अपनी मेहनत करते जाओ। और वो आईएसएल में क्योंकि चांसेस हैं, कैटेगरीज के लिए भी अलग से सीट्स रहती हैं आईएसएल में भी। वो मेरे ख्याल से उसका भी शायद जाम स्कोर लगता है उसको भी। ये सब भी आया था उसका भी, लेकिन जो मैंने क्लोजिंग रैंक्स देखे थे उसके, तो उन लोगों को बहुत अच्छा स्कोर था, तो फिर इसलिए मैंने अप्लाई नहीं की। मतलब बहुत ही कम चांसेस थे फिर इसीलिए। क्योंकि आईएसएल के ना इंस्टीट्यूट भी बड़े हैं ना, पहले 5 थे, अभी शायद मेरे ख्याल से 9 या 11 हो गए। तो जब इंस्टीट्यूट्स बढ़ते, बहुत कम है। एनीवेज उसको भी ध्यान रखना। वैसे बोलो एक बार को नाइसर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आईएसएल इज अ लिटिल इजी टू गेट इनटू। और एनआईटीज भी हैं, 2 एनआईटीज हैं, एक एनआईटी राउरकेला है और एक एनआईटी कहाँ का है। लेकिन एनआईटी में भी वहाँ पर केमिस्ट्री और मतलब बाकी फिजिक्स या मैथ्स इस टाइप के जो थे वो पीजी के लिए थे ऑप्शंस, लेकिन जो बायोटेक्नोलॉजी या जो मतलब लाइफ साइंसेस जैसे कोर्स है उसकी सीट्स 1 या 2 या 4-5 ऐसी ही कुछ है। हाँ बस ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 मेरे ख्याल से 2 एनआईटीज में जो अपने लाइफ साइंसेस के लिए है, बाकी हर जगह नहीं है लाइफ साइंसेस के लिए। यस सर। हाँ ठीक है, कीप ऑन सर्चिंग एंड नेवर अंडर एस्टिमेट। मतलब करने का, अप्लाई करने का, देखने का, नहीं हुआ कम से कम एटलीस्ट यू गो फॉर द इंटरव्यू, यू गो फॉर द काउंसलिंग। तो वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है ना, कैसे आंसर करना है, कैसे आंसर नहीं करना है। मैंने शायद आप लोगों को पहले बताया था कि मैं बीएचयू में गया था, तो बीएचयू में मेरी कैसे धज्जियां उड़ाई गई थी मेरे इंटरव्यू में। बीएचयू मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, क्योंकि he was not willing to take me as a student। तो उन्होंने मेरी बताया ना, मैं आपको शायद बताऊंगा क्लास में कभी न कभी इस बारे में। तो वैसे चीजें होती रहती है, that makes you learn from your life। मतलब अपनी लाइफ और अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं आप लोग, ये अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। इसलिए डोंट जज योरसेल्फ कि ये मेरे लिए बड़ा है। मैं तो अपने 12th के बाद आईआईटी का भी एग्जाम दिया था और समझ में पढ़ाई नहीं की थी, तब मेरे को समझ में आया कि आईआईटी क्या चीज होती है। ऐसे ही कोई भी पास नहीं हो सकता आईआईटी जो होती है। तो वो ऐसा अपने आप को कभी ऐसे वो मत समझना, कोशिश करो। और हाँ, हार गए तो रोना नहीं,
क्योंकि वो सिखा के जाता है आपको कि आपकी कमियां क्या थी। हारने के बाद हमें यही एसेस करना होता है कि हमारी गड़बड़ियां क्या हुई थी, वही चीज हमें सीखना जरूरी है। वो सीख गया आदमी आगे चला जाता है, जो सीखा नहीं रोता रह गया तो और नीचे आ जाता है। ओके, ऑल द बेस्ट। और ओजस्विता, कुछ तुमने बीच में कुछ पूछा था, कहीं अप्लाई कर रहे थे तो? यस, वो पुणे यूनिवर्सिटी का ही फॉर्म भर रही थी, तो उसी हाँ, सब्जेक्ट का। तो भरना हो गया? यस। क्योंकि कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में जैसे पता है ना कि ऑनर्स कोर्स रहते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो फिर वो ऑनर्स के लिए उसी सब्जेक्ट को लिखना होता है। आपने फिर वो हेल्प डेस्क पे बात की क्या कि मुझे तीनों सेलेक्ट करने हैं, किसी नहीं पे सर, वो की? कॉल लगा नहीं था, तो पर वहां पे जब मैंने मतलब इन्फो डाली, तो उसके बाद एक मतलब ऐसे बना जो मतलब ऐसे थोड़ा कॉलम, उसमें से फिर समझ में आ गया कि क्या करना है। चलो गुड। पुणे यूनिवर्सिटी भी अच्छा है। पुणे यूनिवर्सिटी में डाला कि किसी कॉलेज में डाला? यूनिवर्सिटी में डाला है अभी तो फॉर्म। ठीक है, दैट्स गुड। वहाँ पे जूलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे भार्गव मैडम थी, भार्गव भार्गव शायद वहाँ जू डिपार्टमेंट में ना एक अपने यहाँ की नागपुर यूनिवर्सिटी की एक है, डॉक्टर शोभा भार्गव, वो टीचर है वहाँ पे। मतलब अभी पता नहीं क्या है प्रोफेसर है कि क्या है, मुझे मालूम नहीं। शी इज देयर इन जूलॉजी डिपार्टमेंट वहाँ पे। और पुणे यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा ये है, अब पता नहीं कि जू डिपार्टमेंट में भी ऐसा होता है कि नहीं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट का मुझे मालूम है कि हर साल माइंड इट, सुनो ध्यान से, हर साल जैसे सेशन शुरू होता है, पहला हफ्ता, पहला महीना, पहले महीने में जो क्लासेस होती हैं, वो क्लासेस उन लोगों के लिए होती है जो ये सोचते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में भी नया क्या आ गया है। बच्चे नहीं, टीचर्स भी क्लास अटेंड करते हैं। फर्स्ट मंथ टीचर्स और बच्चे सब मिलके वो क्लासेस अटेंड करते हैं जो बाहर से गेस्ट बुला के ये बताते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में जो आप सिलेबस के बाहर एक चीज और नई चीज आ चुकी है, उसके बारे में क्लासेस होती है। टीचर्स भी बैठ के पढ़ते हैं। तो कुछ कुछ अच्छे प्रैक्टिस दी है उनका ना, वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस में है कि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स गेट देयर सेल्फ ओरिएंटेड अगेंस्ट द न्यू अपडेट्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एवरी ईयर। हर साल एक महीना, यानी कि कुछ 8 या 10 क्लासेस होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अपडेशन दे नीड। एनीवेज, वो एक अच्छा है। पीयू इज वेरी गुड। अभी तो सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी नाम हो गया शायद ना सर, पुणे यूनिवर्सिटी का। पूना यूनिवर्सिटी नाम था पहले उसका, अभी चेंज हो गया। एनीवेज गुड है, जस्ट चेक, यदि मिलता है तो चले जरूर जाना। और कोई कुछ कहना चाहता है? चलिए, एनीवेज थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। सर कुछ बोलो? बस थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर।